नमस्कार। मैं डॉक्टर निशा सिंघवी ज्ञानदूत हिंदी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है हिंदी आलोचना का सामान्य परिचय। आलोचना शब्द मूलतः लोच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। आल लोच धातु में ही उपसर्ग और प्रत्यय लगने पर शब्द बना है आलोचना। किसी कृति का या किसी वस्तु की सम्यक व्याख्या करना, उसका मूल्यांकन करना ही आलोचना है। काव्य साहित्य की विशेषताओं को देखना और उसको परखना, अर्थात सामान्य रूप से उसको प्रकट करने का नाम ही आलोचना है। आलोचना के लिए कई शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है, जो है समालोचना, समीक्षा, विवेचना, मूल्यांकन आदि, जिनका सामान्य अर्थ होता है कि किसी भी साहित्यिक कृति का साहित्यकार के समूचे कृतित्व का मर्यादित, नियंत्रित, तटस्थ दृष्टि से मूल्यांकन करना, अर्थात किसी साहित्यकार के व्यक्तिगत मूल्यांकन न होकर उनकी कृतित्व का मूल्यांकन करना ही आलोचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य की विविध रूपों में प्रगति में आलोचना का अपना स्थान है। आलोचना में अनेक पद्धतियां प्रचलित में आई है। उसमें से मुख्य जो पद्धतियां हैं, उसमें पहली है सैद्धांतिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में आलोचक को निष्पक्ष रूप से कार्य करना पड़ता है। डॉक्टर गुलाब राय जी कहते हैं, जब लोक रुचि सूचीबद्ध हो जाती है और युग प्रवर्तक कवियों की अमर रचनाओं का विश्लेषण कर उनके नमूने के आधार पर सिद्धांत और नियम निर्धारित किए जाते हैं, तब सैद्धांतिक आलोचना का आविर्भाव होता है। उनकी इस पद्धति में आलोचक शास्त्र के विषय में सिद्धांत स्थापित करता है और उसके साहित्य के मानदंड विषयक चिंतन होते हैं। साहित्य के मूल को पहचान कर उसमें संबंध रखने वाले सिद्धांत स्थिर किए जाते हैं। दूसरा है व्यवहारिक आलोचना, जहां पर शास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है, वहां व्यवहारिक आलोचना होती है। इसका तात्पर्य यह है कि साहित्य की किसी कृति को या किसी पक्ष को जब शास्त्र की दृष्टि से परखा जाता है, तो व्यवहारिक आलोचना होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की कर्मभूमि व्यावहारिक आलोचना के ही उदाहरण है। डॉक्टर नगेंद्र का कामायनी के अध्ययनों की समस्या भी व्यावहारिक आलोचना का उदाहरण है। तीसरा है प्रभाववादी आलोचना। प्रभाववादी आलोचना उन प्रभावों पर आधारित होती है जो किसी व्यक्ति पर किसी कृति विशेष को पढ़कर व्यक्ति पर पड़ते हैं। आलोचक के व्यक्तित्व की भिन्नता के अनुसार प्रभाव भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चौथा है व्याख्यात्मक आलोचना। किसी रचना के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक व्याख्या विवेचना करना व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत आता है। आलोचना की दृष्टि रचना पर रहती है और उसी के तहत वह अपना निर्णय विवेचनापूर्ण व्यक्त करता है। व्याख्या आलोचना के कई भेद देखने में आते हैं, क्योंकि सौंदर्य वस्तु में नहीं होता, सौंदर्य तो वस्तु दर्शन के कोण में होता है। पांचवा है शास्त्रीय आलोचना पद्धति। इस आलोचना पद्धति में किसी कृति का परीक्षण काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार किया जाता है। जैसे शास्त्र में रस, छंद, अलंकार आदि का सिद्धांत कथन है, उसके आधार पर कृति को परखना इस समीक्षा में आएगा। दी गई रचना में कौन सा रस है, इसके अंग क्या क्या हैं, कौन कौन से छंद हैं, इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस युग और परिवेश के अनुसार शास्त्रीय समीक्षा के मानदंड बदलते रहते हैं। छठा है मनोविश्लेषणात्मक आलोचना पद्धति। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति आधुनिक आलोचना की प्रमुख पद्धति है। इस युग में अनेक चिंतकों के विचारों ने साहित्य की गति को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया है।
मनोविश्लेषणात्मक आलोचना के मूल में प्रसिद्ध मनोविश्लेषण शास्त्री फ्रायड एडलर युंग ने सिद्धांतों को माना गया है। फ्रायड ने दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति, एडलर ने हीन ग्रंथियों से मुक्ति और युंग ने जीवित रहने की इच्छा को मानव की मूल प्रवृत्तियां माना है। इसमें व्यक्ति, उसका सामाजिक वातावरण, युगीन परिवेश और विचित्र भावबोध बहुत मायने रखता है। मनोविश्लेषणात्मक आलोचक लेखक ने अंतर्गत में बैठकर उसकी उन ग्रंथियों को खोजता है जिसके कारण लेखक कुंठा, त्रास, सेक्स आदि के भावों को रचता है। सातवां है मार्क्सवादी समीक्षा। मार्क्सवाद एवं मार्क्सवादी समीक्षा ने विकासमान सामाजिक दृष्टि का एक व्यवस्थित सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। मार्क्स मानता है कि सृष्टि का मूल सत्य है पदार्थ, पदार्थ से ही चेतना का उदय हुआ। मार्क्स को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। मार्क्स द्वंद्व से यानी संघर्ष से गति मानता है, वही उसका बुनियादी तत्व है। मार्क्सवादी इतिहास दर्शन आदिम युग से आज तक के समाज का अध्ययन प्रस्तुत करता है। मार्क्सवाद से प्रभावित साहित्य का मूल्यांकन तो मार्क्सवादी के लिए आसान है, पर जो उससे प्रभावित नहीं है उसका मूल्यांकन जटिल हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं आलोचना समीक्षा का काल विभाजन, जिसे हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और समकालीन समीक्षा। शुक्ल पूर्व युग जो कि 1850 से 1920 ईस्वी माना जाता है, जिसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। दूसरा है शुक्ल युग जो कि 1920 से 1940 ईस्वी माना जाता है। तीसरा शुक्लोत्तर युग 1920 से 1970 ईस्वी। इसे हम 4 भागों में विभक्त करते हैं, स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, नई समीक्षा। और चौथा है समकालीन समीक्षा जो कि 1970 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। तो शुक्ल पूर्व युग जो कि भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी माना जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के नाटक 1883 ईस्वी से मानी जाती है। यह सैद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंदु ने भारतीय और पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इसमें भारतेंदु ने पत्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का आनंद कादम्बिनी प्रमुख हैं। हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से सन 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने की, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा हुई। इसके बाद इसमें भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं का भी व्यावहारिक समीक्षाएं लिखी हैं। इस युग में साहित्यिक के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिसमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। प्रथम शिव सिंह सेगर कृत शिव सिंह सरोज, द्वितीय जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई। प्रेमगन ने बाबू गदाधर सिंह के बांग्लो उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की 1885 ईस्वी में तथा
संयोगिता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादंबनी नामक पत्रिका में समालोचना की। प्रेमगन के आलोचनात्मक विचार आनंद कादंबनी और प्रेमगन सर्वस्व में मिल जाते हैं। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमगन ने लिखी। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को ही दिया है। काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि रसवादी थी। दूसरा है शुक्ल पूर्व युग में दूसरा भाग है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 ईस्वी माना जाता है। द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत की मर्यादा आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचना का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया। उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष के इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहल एक आलोचक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया। इन्हें हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आचार्य कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को केंद्र में रख उन्होंने रीतिवादी कवियों को गौण सिद्ध करते हुए कालिदास, स्वयंभूति, सूर, तुलसी, भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त आदि की कविताओं के महत्व को प्रतिपादित किया। उनकी भाषाई आलोचना ने खड़ी बोली और ब्रज भाषा के भाषाई द्वैत को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आते हैं हम शुक्ल युगी हिंदी आलोचना, जो कि 1920 से 1940 ईस्वी माना जाता है। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। यद्यपि उनके साथ साथ बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी आलोचना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल के अन्य आलोचक हैं। इस युग में छायावाद ने कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय 1884 से 1841 की समीक्षा माना जाता है। आधुनिक आलोचकों में अग्रणी माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ही नहीं लिखा, वरन सूर, तुलसी, जायसी आदि कवियों पर समीक्षाएं भी लिखी और चिंतामणि में साहित्यिक निबंध को भी संकलित किया। वे मूलतः रसवादी आलोचक थे। उन्होंने हिंदी आलोचना को बौद्धिक विश्लेषण में ही नहीं समर्थ भाषा भी प्रदान की। शुक्ल ने कई आलोचना शैलियों का भी प्रयोग किया। शुक्ल युगीन आलोचना एवं उनकी रचनाएं। बाबू श्याम सुंदर दास, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य लोचन, जो अकादमिक समीक्षा अर्थात एमए के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए लिखा गया। इसमें नवीन समीक्षा सिद्धांतों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया गया। इनकी व्यवहारिक आलोचना में हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर ग्रंथावली की भूमिका प्रमुख है। इन्होंने तुलसी जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर गवेषणात्मक आलोचना लिखी। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी के
हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस मीमांसा तथा चिंतामणि इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी आलोचना दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है। इन्होंने तुलसीदास की लोक मंगल एवं साहित्यिक रचनाशीलता तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की, साथ ही सूर की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए भी लोक रंजन तथा अलंकार प्रियता के कारण आलोचना की और कबीर के साहित्यिक मूल को नहीं स्वीकारा। बाबू गुलाब राय जी, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना के साथ साथ कहीं कहीं पश्चिमी साहित्य चिंतन और मनोविज्ञान का सहारा लिया है। पद्मलाल चुन्नीलाल बख्शी जी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। आदिकाल की समीक्षा मौलिक ढंग से हिंदी साहित्य विमर्श में प्रस्तुत की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, विद्यापति और चंडीदास पर निराला जी ने समीक्षाएं लिखी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता के बारे में लिखते हैं कि वह परिवेश की पुकार है। निराला जी ने हिंदी का जातीय छंद कवित्व को माना है। जयशंकर प्रसाद जी, इंदु पत्रिका 1906 के आसपास ही प्रसाद जी की संपादकीय टिप्पणियों में स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज बिंदु दिखाई देते हैं। छायावादी काव्य की मूल चेतना व्यक्तिवादी है, जो प्रसाद जी में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत जी में आत्मरति और महादेवी जी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुई है। सुमित्रा नंदन पंत पहले ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के पक्ष में आलोचनाएं लिखी हैं। पंत जी की समीक्षा पद्धति में सौंदर्य परक समझ के साथ गंभीर सहानुभूति का बेहतर समन्वय दिखाई पड़ता है। पल्लव की भूमिका को तो छायावाद में लगभग वही महत्व दिया जाता है जो अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी में दिया जाता है। इस भूमिका में पंत जी ने स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प पर विस्तृत विवेचना की है। हिंदी नाट्य साहित्य के विकास में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाट्य सिद्धांतों के आधार पर हिंदी नाटकों की समीक्षा की। इनका महत्व मध्यकालीन साहित्य की साफ सुथरी समीक्षा के कारण है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद इनका प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्रौचे के सिद्धांत की भारतीय सिद्धांतों से तुलना की है तथा आचार्य शुक्ल ने कई बातों से असहमति जताई है। तीसरा है शुक्लोत्तर युग, जो कि 1920 से 1970 ईस्वी माना जाता है। इसकी शुरुआत स्वच्छंदतावादी समीक्षा से हुई, जो मोटे तौर पर शुक्ल जी की धारणाओं का प्रतिपक्ष है। इसके बाद विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के साथ साथ नई समीक्षा पद्धति प्रचलित होती गई, जिसमें प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा प्रमुख है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा वह पद्धति जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इस आंदोलन से जुड़े समीक्षकों ने पश्चिमी स्वच्छंदतावादी के प्रभाव ग्रहण किया है। ये रचना का मूल्यांकन मर्यादावाद और सामाजिक उपादेयता के आधार पर करने के स्थान पर रचनाकार की अनुभूतियों, उनकी वैयक्तिकता और सूक्ष्म सौंदर्य बोध आदि को महत्व देते हैं। हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा के मूलतः 3 आलोचक शामिल हैं: पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी तथा
डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा है प्रगतिवादी समीक्षा। हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद अस्तित्व में आई। इसका सैद्धांतिक पक्ष मार्क्सवाद पर आधारित है। हालांकि व्यवहारतः इसके प्रयोक्ता ने कहीं कहीं मार्क्सवादी दृष्टि का अतिक्रमण भी किया है। इसे साहित्यिक जगत में समाजवादी यथार्थवाद कहा जाता है। इसके अनुसार प्राकृतिक जगत की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से होती है और मानवीय इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद से। प्रगतिवादी व्यवहारिक समीक्षा कई समीक्षकों के माध्यम से विकसित हुई, जिसमें प्रमुख शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और नामवर सिंह। इसके अतिरिक्त समकालीन समीक्षकों में मलयज, नंद दुलारे नवल, निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडे और विश्वनाथ त्रिपाठी भी इसी धारा में शामिल हैं। प्रगतिवादी समीक्षा की सैद्धांतिक मान्यताएं। साहित्य स्वायत्त वस्तु नहीं है, वरन वह अपने सामाजिक दायित्वों से बंधा है। साहित्य का उद्देश्य आनंद या रस की उद्वलना नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को आनंदित नहीं आंदोलित करने की आवश्यकता है। साहित्य में महत्व वस्तु का है, रूप का नहीं। जॉर्ज लुकास के महान यथार्थवादी में वस्तु को अधिक महत्व देते हुए भी रूप के प्रति कुछ लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है। हिंदी प्रगतिवादी समीक्षा में भी मुक्तिबोध और नामवर सिंह का दृष्टिकोण ऐसा ही है। साहित्य के प्रतीक वांछनीय नहीं है, क्योंकि प्रतीक मूल बात को छिपाते हैं, जबकि साहित्य का कार्य शोषण में छिपे हुए को सामने लाना है। हिंदी में प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचनात्मक समीक्षा के प्रणेता डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान हैं। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध विशाल भारत 1937 में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी के समीक्षक कॉल्डवेल के मूल्यों से शिवदान सिंह चौहान प्रभावित हैं। 1951 में आलोचना त्रैमासिक नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही किया। सन 1946 में अपने लेख साहित्य की परख में शिवदान सिंह चौहान ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान रचना बताने वाले अमृत राय तथा भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा को प्रतिरोध करते हुए इन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा कुत्सित समाज का उदाहरण बताया। आलोचना तथा काव्य और आधुनिक हिंदी कविता का मूल्यांकन डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियां हैं। इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक दृष्टि में किसी भी तरह का पूर्वाग्रह या किसी भी तरह की वादों का अभाव दिखाई देता है। मनोविश्लेषणात्मक वाद के सिद्धांत। फ्रायड ने कामवृत्ति को, एडलर ने हीनता की पूर्ति की प्रवृत्ति को तथा युंग ने जिजीविषा या अमरत्व की आकांक्षा को जीवन की प्रेरणा शक्ति के रूप में माना। साहित्यकार वह व्यक्ति है जो इन दमित इच्छाओं या कुंठाओं की सृजनात्मक अभिव्यक्ति करता है। कोई भी रचना रचनाकार के व्यक्तित्व को प्रक्षेपण होती है और व्यक्तित्व की पहचान अवचेतन या अचेतन मन से होती है। समीक्षा का दायित्व है कि वह रचना की व्याख्या रचनाकार के व्यक्तित्व के माध्यम से करे। काम चेतना के सिद्धांत के अतिरिक्त प्रभुत्व की कामना और जीवित रहने की इच्छा के सिद्धांत भी मनुष्य की गहनतम प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हैं। इसका प्रयोग साहित्यिक समीक्षा में किया जाना चाहिए।
चूंकि साहित्य का मूल संबंध बहिर्जगत से नहीं अंतर्जगत से है, इसीलिए प्रतीकों का प्रयोग साहित्य में आवश्यक है। बिंब और मिथक जैसे तत्व भी अंतर्मन की ग्रंथियों को सुलझाने में या व्यक्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हिंदी में इलाचंद जोशी ने इसकी शुरुआत मानी है। आगे डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर नगेंद्र को मनोविश्लेषणवादी समीक्षा पद्धति का प्रतिनिधि माना जाता है। इलाचंद जोशी ने फ्रायड को दैत्य विचारक कहा। इन्होंने साहित्य में सुखवाद में विषाद नामक नए रस की कल्पना की। एडलर के प्रभुत्व की कामना, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत और वासना के सिद्धांत में अज्ञे प्रभावित हैं। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान नामक अपने शोध प्रबंध में डॉक्टर देवराज ने मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा पद्धति के मूल्यों को अपनाते हुए साहित्य और मनोविज्ञान के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या की है। रोमानी भावुकता और नई कविता की छद्म भावुकता की निंदा लक्ष्मीकांत वर्मा ने की। इनकी पुस्तक नई कविता के प्रतिमान काफी चर्चित रहे। जैनेन्द्र ने तो मनोविश्लेषणवादी और गांधीवादी को आपस में गुला मिला दिया। नई समीक्षा शब्द न्यू क्रिटिसिज्म का अनुवाद है और यह 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका व यूरोप में विकसित हुई नई समीक्षा आंदोलन से प्रभावित भी है। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग पहली बार 1910 ईस्वी में स्पिनबर्ग ने किया। आगे चलकर 1941 में जॉन क्रोरैनसम ने इस नाम से अपनी समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। यह आंदोलन 1950-60 के दशक में समाप्त हो गया। नई समीक्षा के सिद्धांत रचना एक स्वायत्त इकाई है जिसका मूल्यांकन भाषिक एवं साहित्यिक प्रतिमानों पर होना चाहिए, साहित्य या सामाजिक प्रतिमानों पर नहीं। साथ ही रचना भावनाओं का तीव्र उच्छलन नहीं बल्कि उस पर अंकुश रखकर निर्वैयक्तिकता के साथ रची जाती है। स्वानुभूति, भोगे हुए यथार्थ, गैर रोमांटिक एवं बौद्धिकता पर आधारित होने के कारण हिंदी में नई समीक्षा आंदोलन मुख्यतः प्रगतिवादी व स्वच्छंदतावादी दृष्टियों के विरुद्ध विकसित हुआ। नई समीक्षा आंदोलन में विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समीक्षक अज्ञेय जी हैं, जिनकी कई पुस्तकें जैसे त्रिशंकु, भवती, अंतरा और आधुनिक साहित्य में यह पद्धति दिखाई देती है। इसी समय इलाहाबाद में परिमल नामक संस्था सक्रिय हुई, जिसके कई सदस्य जैसे लक्ष्मीकांत जी वर्मा, विजय देव जी नारायण शाही, धर्मवीर जी भारती, रघुवंश जी तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी इस समीक्षा धारा के विकास में सक्रिय हुए हैं। समकालीन समीक्षा जो कि 1970 से अभी तक चली आ रही है, 1970 के बाद की हिंदी समीक्षा को सामान्यतया समकालीन समीक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो मुख्य धाराएं हैं तथा कुछ अन्य धाराएं। दो प्रमुख धाराएं वस्तुवादी तथा भाववादियों की हैं। वस्तुवादी वह दृष्टिकोण है जो बाह्य परिस्थिति को अत्यधिक महत्व देता है तथा इस धारा में डॉक्टर नामवर सिंह के साथ मलयज, मैनेजर पांडे, नंदकिशोर नवल, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी इत्यादि समीक्षक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रामदरस मिश्र और बटरोही आदि समीक्षक भी ऐसे ही समन्वित प्रतिमान लेकर चले हैं। भाववाद वह दृष्टिकोण है जो रचना के केंद्र में रचनाकार की चेतना को रखता है, न कि चेतना को प्रभावित करने वाले बाह्य परिस्थितियों को। इस धारा के प्रमुख प्रतिनिधि अशोक वाजपेयी जी हैं, जो कि पूर्वग्रह पत्रिका के संपादक भी रहे। इन्होंने स्वरूपवाद, रूपवाद की मान्यताओं को भी समीक्षा प्रक्रिया में स्वीकारा है। विष्णु खरे, मदन सोनी, ध्रुव शुक्ल तथा प्रभात त्रिपाठी भी महत्वपूर्ण हैं। समकालीन समीक्षा में
एक तीसरी धारा भी है जो उपयुक्त दोनों धाराओं को समन्वित करती है। इस धारा में राम स्वरूप चतुर्वेदी प्रमुख हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी नवलेखन, नई कविताएं, एक साक्ष्य तथा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में समकालीन साहित्य का मूल्यांकन करते हुए समन्वित प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया है। इन्होंने अंग्रेजी की न्यू राइटिंग्स आंदोलन से नवलेखन को जोड़ा है। इसी संदर्भ में भाषा और संवेदना इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। धन्यवाद।